हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये वीडियो फिर से एक बार आपके लिए झारखंड सचिवालय से संबंधित है। यहाँ भी मैंने 25 क्वेश्चन ही रखे हैं, लेकिन एंगल कुछ उसी तरीके का है जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। आने वाले दिन में हम अलग अलग सेगमेंट पर भी लेकर के आएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये मिला जुला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कुछ व्यूअर ने कहा कि सर अलग अलग इसको कर दिया जाए। चलिए, आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं और जल्द ही अगले वीडियो से हम आपके लिए अलग अलग सेगमेंट लेकर के आएंगे। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर एक साथ अलग अलग विषय शामिल करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका माइंड सेट थोड़ा इधर उधर होगा, और परीक्षा के दौरान अलग अलग माइंडसेट के साथ बैठना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि ऐसे प्रश्नों का अगर आप समाधान पहले से किए हुए होंगे, अलग अलग सेक्शन को देख रखे होंगे, तो आपके लिए परीक्षा में जब अलग अलग विषय के सब्जेक्ट मिला करके क्वेश्चन मिला करके आपके सामने रखे जाएंगे तो आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा का हम ध्यान रखेंगे और आने वाले दिन में उस तरीके से हम वीडियो लेकर के आएंगे। हालांकि भारत के इतिहास या भूगोल या साइंस पर हम लोग बात करें तो पहले भी मैंने कई सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, जो कहने को जेपीएससी के नाम पर है, लेकिन आपको पता है कि बाकी जो सिलेबस है कमोबेश सबका एक ही है। चाहे वो सीडीपीओ की वैकेंसी हो, उसका एग्जाम जो भी होगा, जेपीएससी का जो भी होगा, या फिर जो सचिवालय का, कुछ चीज़ें तो कॉमन है। जैसे कि सचिवालय में कुछ अलग से टॉपिक नज़र आता है, जैसे कि विज्ञान में प्रगति, बुक्स का, तो बुक्स का अगर फिर हिस्टोरिकल डायमेंशन से देखेंगे हम लोग तो इतिहास में भी हम लोग बुक पढ़ते ही हैं। तो बाकी चीज़ें कॉमन होती हैं। करंट अफेयर्स यहाँ भी है, सब जगह करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो खैर वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक टैग लग जाता है कि ये झारखंड सचिवालय के लिए। थोड़ा बहुत जो अंतर आ सकता है वो ये कि सिविल सेवा की परीक्षा में थोड़ा डेप्थ हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। ऊपर लेवल का मतलब थोड़ा कमजोर हो सकता है, उससे थोड़े हल्के थोड़े आसान हो सकते हैं। कोई नहीं, आने वाले दिन में हम उसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो को आप देखिए, अगला मोस्ट प्रोबेबली हम इतिहास पर या फिर भूगोल पर आपके लिए लेकर के आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पे ऊर्जा का काम करती है और बदलाव करने में भी आसान होता है। आपके सुझाव के अकॉर्डिंगली ही हम वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, सो दैट कि इसके जो अलग अलग एंगल हैं आप समझ सकें, और उसको नोट करने का प्रवृत्ति आप निश्चित तौर पर डालिए। ये हर बार हम बोलते हैं, इससे आपको लाभ होने जा रहा है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बेसिकली भारतीय संस्कृति से संबंधित है। कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, कोंडा रेड्डी जैसी जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की प्रमुख जनजातियां और उनका जो राज्य है उसको आप एक पूरी सूची बना लें। झारखंड का तो आप जान ही रहे हैं, और उसको याद करने का काम करें। इसी क्रम में ये क्वेश्चन आपके लिए एक नमूना के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर रखा गया है। यहाँ हम आपको आंसर बताएंगे और हर राज्य का जो प्रमुख जनजाति है उसके विषय में ही बताएंगे, तो आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, कोंडा रेड्डी, ये पुष्पा फिल्म में नाम आपने सुना होगा, जैसी जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? केरल। केरल से इसका संबंध नहीं है, लेकिन केरल की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसका नाम आप अवश्य नोट कर लें। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसमें से महत्वपूर्ण है हम वो बताने जा रहे हैं। इरूला, कन्निकर, पुलैयन, कुरुम्बा और पनिया, ये केरल की जनजातियां हैं। ये जनजातियां कुछ और राज्य में भी मिलेंगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, जो इस सवाल का सही जवाब है कि कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, कोंडा रेड्डी जैसी जो जनजातियां हैं ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं, निवास करती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की और महत्वपूर्ण जनजातियों को देखें तो सुगेलिस, डोरस और येल्डिस ये सब भी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तमिलनाडु की जनजातियों में पनिया का नाम पहले भी आया जो केरल में था। कनिकर ये नाम भी आया केरल में, ये भी वहाँ था। इरूला ये नाम भी केरल में आया था, तो यहाँ पर भी ये जनजातियाँ रहती हैं। इसके अलावा मुथुआन, अडयान, विशावन ये तमिलनाडु की जनजातियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनका नाम है किन्नौरी, गद्दी, गुर्जर, बकरावल या बकरावल,
पंगवाला, ये सब हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। तो जनजातियों का एक सूची आप अवश्य बना लें। क्वेश्चन नंबर 2, लोक नृत्य एवं राज्य के जोड़ों में कौन सही नहीं है? ये भी कल्चर से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। पिछले वीडियो में भी ऐसे सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं और उस वक्त भी बोले थे कि आप इसको एक जगह बनाइए। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन और, नूरालिम नागालैंड, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि नूरालिम नागालैंड का लोक नृत्य है। इसके अलावा नागालैंड में रेंगमा, चोंग, कुमीनागा, खैवा और लीम, ये भी लोक नृत्य के तौर पर प्रचलित हैं। दूसरा नंबर देखिए, घासिया बाजा, सामने लिखा हुआ है मेघालय। घासिया बाजा का मेघालय से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी, क्योंकि घासिया बाजा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं जो झारखंड में मनाए जाते हैं। जनजातीय आबादी होने के कारण वहाँ पर भी ऐसे लोक नृत्य चलते हैं। लेकिन इसके अलावा कर्मा, सुआ, डंडा, सरहुल, पंथी, ये भी छत्तीसगढ़ में हैं। तो कुछ तो कॉमन है, जैसे कि कर्मा, सरहुल, सुआ, डंडा, पंथी, ये छत्तीसगढ़ का है। मेघालय का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसका नाम है वांगला। मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य वांगला। और इस सवाल का जवाब भी है बी, क्योंकि यही मैच नहीं कर रहा है। सी नंबर देखिए, भारवा गीत, सामने लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही मैच है, उसी राज्य का ये लोक नृत्य है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है राऊप, चाकरी और हिकात। राऊप, चाकरी और हिकात। गंभीरा, ये पश्चिम बंगाल का ही है। पश्चिम बंगाल के अन्य जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, बहुत सारे नाम आप निश्चित तौर पे जानते होंगे, जैसे कि जात्रा नृत्य, ये पक्का आपको पता होगा। जया, बाउल, कीर्तन, काठी, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लोक नृत्य से है। लोक नृत्य भी कल्चर का एक अहम हिस्सा है। एक और जहां आपको शास्त्रीय नृत्य देखना है, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसी तरीके से लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट कौन सा है? इसका सही उत्तर सीधा जानते हैं। इसका सही उत्तर है मिशन शक्ति। ये मार्च 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का चौथा राष्ट्र है। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति वाली बात होती है, इस दृष्टिकोण से एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत का मिशन शक्ति है, जो 2019 में परीक्षण किया गया और ऐसा करने वाला भारत विश्व में चौथा राष्ट्र है। मतलब 3 राष्ट्र पहले से ये काम कर चुके हैं। नंबर 4, किस महाद्वीप से वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स के कण या पार्टिकल्स को प्राप्त किया? सबसे पहले समस्थानिक क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि साइंस का ये क्वेश्चन है। समस्थानिक का अर्थ यह है कि एक ही तत्व का परमाणु, जिसका कि परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर समान हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो हो, मतलब एटॉमिक जो भार हो, परमाणु भार जो हो, वो अलग अलग हो। मतलब परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग, तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। इसमें जो समस्थानिक हैं, इनके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी, प्रोटॉन जो होगा वो समान संख्या में होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो समस्थानिक का अर्थ भी यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब इस सवाल का सही जवाब देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका वैज्ञानिक खोजों के लिए जाना जाता है। अगर कोई ऑप्शन आपको याद ना हो, अंटार्कटिका हो, तो इस तरह का खोज के लिए वो जगह सबसे बेहतर है, इसलिए इसका आंसर भी अंटार्कटिका है। नंबर 5, किस देश के द्वारा विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया गया? इसमें भी बहुत कुछ बताने को नहीं है, इसलिए सीधा आंसर पर हम लोग जाते हैं। इसका सही उत्तर है सी, रूस। सबसे पहले रूस के द्वारा तैरता हुआ परमाणु संयंत्र तैयार किया गया है। ये टीवी के न्यूज़ वगैरह में भी खूब आया था, आपको शायद याद हो या आपने देखा हो। नंबर 6, ये भी आसान क्वेश्चन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अगर सोपान का मतलब समझ में आता है तो आप इसका आंसर खुद ब खुद जान जाएंगे। सोपान मतलब सीढ़ी, तो इसको सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि सीढ़ीदार खेती जो होती है वो पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। और जो आपके सामने ऑप्शन है उसमें पहाड़ी ढलान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा, इसलिए इसका उत्तर डी होगा।
नंबर 7, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि कृषि से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, उसको भी रखा गया है, इसलिए ऐसे सवाल भी आपके लिए हम रख रहे हैं। मोरोवर इसका संबंध एग्रीकल्चर सेक्टर से भी है, तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखें, कुल्हे या कुल्स, बंधिस, सुरंगम और तालाब। सही उत्तर है ए, कुल्हे या कुल्स। ये होता क्या है ये जान लें हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि नदियों के बहते हुए पानी को मानव के द्वारा जो निर्मित नहर होते हैं उन नहरों में लाया जाता है और फिर उन नहरों के माध्यम से उस पानी को गांव तक और खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्हे या फिर कुल्स है। बंधिस बेसिकली ड्रिप इरिगेशन से संबंधित है, टपक कृषि से संबंधित है। सुरंगम जो है ये व्यवस्था केरल से संबंधित है। बंधिस तो लगभग सब जगह इस्तेमाल होता है, सुरंगम जो है ये केरल से संबंधित है और ये सदियों पुरानी जो जल संचयन की, जल संरक्षण की तकनीक है, उसी अवधारणा पर ये सुरंगम केरल में आज भी प्रचलित है। तालाब आप सब जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जान लें कि तालाब से भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। और एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि तमिलनाडु में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई क्यों की जाती है? तो इसका कारण यह है कि जो तमिलनाडु है उसका जो टोपोग्राफी है, उसकी जो स्थलाकृति है, उसमें प्राकृतिक रूप से कई सारे तालाब का निर्माण हो रखा है। मतलब अलग से मेहनत करके तालाब बनाने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है, उसमें पानी जमता है और फिर उसका सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो 7 नंबर का सही उत्तर ए याद रखिए, सुरंगम केरल से संबंधित है, ये भी निश्चित तौर पर याद रखिए। नंबर 8, भारत सरकार द्वारा बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया गया? चूंकि ये बिल्कुल फैक्ट्स है इसलिए सही उत्तर सीधा जानते हैं और सही उत्तर है 1970, जो आपके ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो 8 का सही उत्तर है बी। नंबर 9, खेल खिलाड़ी, ये भी आपके सिलेबस में है। और यहाँ पर एक बात और भी हम बताना चाहेंगे कि जेपीएससी के सिलेबस में भी आपका जो पेपर 1 का मिसलेनियस वाला पार्ट है, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉलम है। तो स्पोर्ट्स में एक और करंट अफेयर्स भी आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का अलग से भी सिलेबस में मेंशन है। तो खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पिछला वीडियो में हमने आपको खेल से संबंधित करंट और फिर उसका जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो भी बताने का काम किया था। ओलंपिक से क्वेश्चन अमूमन स्पोर्ट्स का अगर कॉलम है तो यहाँ से क्वेश्चन का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं को कब और कहां शामिल किया गया? मतलब पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया था, किस स्थान पर हुए ओलंपिक में शामिल किया गया था। चारों ऑप्शन रिलेवेंट हैं, चारों के विषय में हम आपको बताएंगे। पहला देखिए 1896 एथेंस में, ये ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था वो सबसे पहले 1896 में एथेंस में ही हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का, प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो फ्रांस के पियरे डी कोबर्टिन को जाता है, पियरे डी कोबर्टिन को। हालांकि 776 बीसी में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है, लेकिन आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस में और पियरे डी कोबर्टिन के सहयोग से या उनकी प्रेरणा से या उनके कारण हुआ था। वो नाम भी एकदम याद रखिए। ऑप्शन बी को देखें, 1920 एंटवर्प पहले तो बेल्जियम में है, और भारत ने पहली बार इसी ओलंपिक में भाग लिया था। मतलब 1920 के पहले भारत ने जो 1896 से ओलंपिक शुरू हुआ है उसमें भाग नहीं लिया था, पहली बार भाग यहीं लिया था। 1920 के ओलंपिक का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओलंपिक ध्वज को पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में ही फहराया गया था। तो ये चीज़ भी आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी को देखिए, 1900 पेरिस में इसी ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। तो 9 का सही उत्तर है सी। अब देखिए डी का तो जो ऑप्शन है 1928 एम्स्टर्डम, इसका झारखंड से बहुत बड़ा संबंध है। कैसे है आप जानते हैं, नहीं तो अभी आप लोग जान जाएंगे। 1928 एम्स्टर्डम, पहला तो ये कि ओलंपिक मसाल को पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही जलाया गया था। 1928 का झारखंड से संबंध इस रूप में है कि 1928 में
भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व झारखंड के ही जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, जिनको हम लोग मरांग गोमके के नाम से जानते हैं। इस ओलंपिक में ही भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और इसके बाद 1928 से लेकर के 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए, बीच में नहीं हुए, 28 के बाद 4 साल में चूंकि होता है तो 32 में, फिर 36 में, 40 में नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, 44 में नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, उसके बाद फिर 48 में, फिर 52 में, फिर 56 में। तो 1928 से लेकर के 56 के बीच में जो 6 ओलंपिक हुए, लगातार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। भारत ने कुल मिलाकर के ओलंपिक हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 6 लगातार और 2 बाद में, एक जीता गया था 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक हुई थी, और आखिरी जो हॉकी में ओलंपिक खेल के दौरान हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है वो था 1980 का मास्को ओलंपिक। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको अवश्य नोट कर लीजिए कि अंतिम हॉकी में ओलंपिक खेल में 1980 मास्को ओलंपिक में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। तो वो जो दौर था वो भारतीय ओलंपिक का स्वर्णिम काल था। अभी हम लोग लंबे समय से ओलंपिक में राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। खैर, नंबर 10, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? मैराथन रेस का नाम हम सब जानते हैं, यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि इसकी दूरी कितनी होती है। तो सीधा इसका आंसर जानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस में दूरी होती है। इसको अगर हम लोग माइल में कन्वर्ट करें तो 26 मील और 385 गज, 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस की दूरी होती है। मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नंबर 11, ये इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, वो भी आपके सिलेबस में है, तो उसका भी एक क्वेश्चन यहां से। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 में आता है। तो 17, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस में आएगा? पहला देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। तो 17 में चूंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन है तो 23 और 24 तो हो नहीं सकता है, जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में आता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और 5 रिट जारी करती है, और इसी के तहत 226 अनुच्छेद जो है उसमें हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो ये भी अनुच्छेद 17 से संबंधित नहीं है, इसलिए बी भी नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर है इसका समता का अधिकार, क्योंकि समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी, ये 14 से लेकर के 18 तक होता है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, इसलिए सही उत्तर है इसका डी, समता का अधिकार। यहाँ पर 2 बातें और जान लें। अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए 1955 में एक कानून बना, अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम 1955, एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी एक्ट। बाद में 1976 में उसी को और कठोर किया गया और उसका नाम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, मतलब कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन था, सब लोग किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के ढांचे को किसके अंतर्गत अधिनियमित किया गया, मतलब तैयार किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह सही उत्तर नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना 1946, इस सवाल का सही जवाब है बी, कैबिनेट मिशन योजना। आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। उम्मीद है आप लोगों को कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अधिकारी आए थे, कैबिनेट के सदस्य आए थे, वो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए हम लोग। नंबर 13, भारत की सबसे पहली देसी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है?
सही उत्तर जान लेते हैं हम लोग, और इसका सही उत्तर है डी, INS सल्की। जो ऑप्शन डी में है INS सल्की, ये भारत का पहला देसी निर्मित पनडुब्बी का नाम है। देश के अंदर ही इसको बनाया गया, मतलब इंडिजिनस है ये। INS सल्की 1987 में बना था। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नंबर 14, भूमि संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये सवाल लंबे लंबे थोड़े हैं ऑप्शन इसके, ठीक है, और बड़ी मिलता जुलता है। ऐसे सवालों को बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हम लोग के लिए जल्दबाजी अच्छा नहीं होगा और गलती की संभावना होगी। इसलिए सारे सवाल को आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर कीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। खैर, आपने पढ़ लिया होगा या एग्जाम के दौरान ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है डी, भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखना तथा मृदा अपक्षय को रोकना भूमि संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? सबसे पहले आईने अकबरी के विषय में थोड़ी जान लीजिए। आईने अकबरी बेसिकली अकबरनामा का एक हिस्सा है। अकबरनामा आप सब जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और आईने अकबरी के 3 जिल्द हैं। जिल्द मतलब भाग समझ लें आप, ठीक है, जिसमें से जो तीसरा जिल्द है अकबरनामा का, उसको आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी में 66 मनसब का उल्लेख है, 15 चित्रकार का उल्लेख है, 36 संगीतकार का उल्लेख है, और 14 सूफी सिलसिलों के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है। तो आईने अकबरी अबुल फजल और आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा जिल्द। बाकी उसके संदर्भ में हमने और आपको जानकारियां उपलब्ध करा दी। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तुलसीदास, यही इस सवाल का जवाब भी है कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन आईने अकबरी में उनका उल्लेख नहीं है। यहाँ पर एक बात और जान लें कि बैजू बावरा जो इन सबके समकालीन हैं, बैजू बावरा का भी आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है। जबकि रामदास अकबर के दरबार के प्रमुख गायक में से एक शामिल हैं। तानसेन और सूरदास, सूरदास के विषय में पहले जाने। सूरदास का संबंध अकबर के दरबार से डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट संबंध था, तो उनका भी उल्लेख किया गया है, लेकिन तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया गया। थोड़ी सी जानकारी हम लोग तानसेन के विषय में भी जान ले, क्योंकि संगीत से जुड़े हुए हैं, और संगीत से जुड़े होने के कारण ये संस्कृति का एक अहम हिस्सा हो जाता है। तो तानसेन के विषय में जो सवाल पहले पूछे हुए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसके विषय में जान ले कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। तानसेन के जो गुरु थे वो वृंदावन के हरिदास थे। तानसेन के गुरु का नाम था वृंदावन निवासी हरिदास, और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। और अबुल फजल ने तानसेन के संदर्भ में कहा था कि उनके जैसा गायक 1000 वर्षों में भी पैदा नहीं हुआ। अबुल फजल ने तानसेन के शान में, उनके सम्मान में ये बात कही। एक चीज़ और यहाँ जान ले, चूँकि कल्चर वाला पार्ट है इसलिए हमको लगता है कि बता देना बेहतर होगा। तानसेन ने 4 राग का निर्माण किया था, सृजन किया था। उन चारों रागों का नाम जान ले। मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हड़ा, ये 4 राग जो हैं वो तानसेन के द्वारा सृजित किए गए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 16, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? पहला तो ये जान ले कि बंगाल में द्वैत शासन 1767 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में लगा, और जिस दौरान बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया उस समय बंगाल का शासक का नाम था नजमुद्दौला। ये नाम बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम का नाम तो जानते हैं, शायद नजमुद्दौला को नहीं जानते हैं। तो नजमुद्दौला जब बंगाल का नवाब था, उसी दौरान 1767 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। द्वैत शासन में होता क्या था, एक लाइन में इसको भी अगर जान लें हम लोग, तो इस शासन व्यवस्था में
वास्तविक शक्ति जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखा था। दीवानी अधिकार मतलब कि राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, जबकि प्रशासन का जो भार था वो नवाब के कंधों पर था। अब आप कल्पना करें कि प्रशासन कोई और देखे, पैसा कोई और संभाले, तो ये व्यवस्था कितनी दुर्लभ हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है। इसीलिए द्वैत शासन को कहा जाता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। खैर, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में लगाया गया, नवाब नजमुद्दौला थे, 1767 में लगाया गया, और इसको समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 में। यहाँ ये भी जान ले कि वारेन हेस्टिंग्स का जो पीरियड है वो 1772 से लेकर के 85 तक है, और जब वो वहाँ से गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया तो सबसे पहले उसने इस काम को ही अंजाम दिया, मतलब कि द्वैत शासन व्यवस्था को ही उसने समाप्त किया था। एक बात और वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में अभी जेहन में आ रहा है, वो ये कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ही चलाया गया था। नंबर 17, ये भी इतिहास से है, फ्रीडम मूवमेंट का क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार लूट के लिए सूर्य सेन को किस नगर में फांसी दी गई थी? सूर्य सेन पेशे से शिक्षक थे और प्यार से उनको मास्टर दा या लोग उनको मास्टर दा के नाम से जानते थे। इनके नेतृत्व में ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। अब सवाल देखिए हम लोग, चटगांव शस्त्रागार लूट के लिए सूर्य सेन को किस नगर में फांसी दी गई? चटगांव, लाहौर, कोलकाता या ढाका? सही उत्तर है इसका चटगांव। चटगांव के जेल में ही उनको फांसी दी गई थी। कुछ बातें और जान लें यहाँ पर कि 18 अप्रैल 1930 को मास्टरदा या सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने इस घटना को, मतलब कि शस्त्रागार लूटने की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें गणेश घोष जो थे उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर हमला किया था और लोकीनाथ बाउल ने सैन्य शस्त्रागार पर, लोकीनाथ बाउल ने सैन्य शस्त्रागार पर हमला किया था, उसको लूटने का काम किया था। ये जो पूरा अभियान हुआ चटगांव शस्त्रागार को लूटने का, इसमें 11 क्रांतिकारी मारे गए थे और इन 11 क्रांतिकारियों में 2 महिलाओं का नाम भी बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो प्रीतिलता वडेदार, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद होने वाली पहली महिला प्रीतिलता वडेदार हैं, जो इसी घटना के दौरान मारी गई। जबकि दूसरी महिला जिनका कि नाम इनके साथ ही जुड़ता है वो है कल्पना दत्त, और कल्पना दत्त भी पकड़ी गई थी और उनको आजीवन कारावास का सजा मिला था। वापस लौटते हैं हम लोग मास्टर सूर्य सेन के पास। तो कहा जाता है कि फरवरी 1933 में उनको गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद से लेकर के फांसी देने के बीच में जेल के अंदर मास्टरदा के साथ अनेक प्रकार से अमानवीय कृत्य किए गए। उनके सारे नाखून उखाड़ दिए गए, उनके सारे दांत तोड़ दिए गए थे, और यहाँ तक कि मरने के बाद उनको किसी बक्से में डाल करके और फिर बंगाल की खाड़ी में उनको फेंक दिया गया था, मतलब उनके डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो मास्टरदा बंगाल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में, मतलब 1885 के बंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे? जी सुब्रमण्यम, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सही उत्तर पहले जान ले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस सवाल का सही जवाब है। और थोड़ा सा क्यों नहीं शामिल हुए थे, इस घटना को अगर पूरा जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला तो ये कि 26 जुलाई 1876 को, 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। ये सवाल भी कई बार पूछे हुए हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि किसने किया, कब किया। दूसरा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन कौन था, तो इनका ही संगठन जो था इंडियन एसोसिएशन, ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इस संगठन ने, मतलब कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने
जब आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आयु को घटा करके लॉर्ड लिटन के समय में 19 वर्ष कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाने का काम किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बनने वाले इस संगठन के द्वारा, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। खैर, जिस दौरान कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रहा था, उसी दौरान इंडियन एसोसिएशन की भी चूंकि मीटिंग चल रही थी, उनका भी अधिवेशन था, और चूंकि वो उसके संस्थापक सदस्य थे, इसलिए वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस संदर्भ में माउंटबेटन ने गांधी जी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये जो स्टेटमेंट है, उक्ति है, इसका प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर पर हम लोग आते हैं। सही उत्तर है सी, सांप्रदायिकता के खिलाफ अकेले ही संघर्ष करने के लिए। कुछ घटना को याद कर लें। 16 अगस्त 1946, ये डेट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई गई थी, जिसके कारण से कुछ जगह पर मतलब सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसमें कि बंगाल के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जिनको कि प्रीमियर कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था, सुहरावर्दी, उन्होंने उस दिन छुट्टी घोषित कर दिया था, और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया था। और ये घटना धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, और बंगाल का वो जो एरिया नोआखाली वाला था, वो सांप्रदायिकता के चपेटे में आ चुका था, और उसके प्रभाव के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और इस दौरान गांधी जी अकेले ही इन दंगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के इस कार्य के लिए ही माउंटबेटन ने, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी के संदर्भ में प्रयोग किया था। नंबर 20, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आधुनिक भारत में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, और सचिवालय सहायक की परीक्षा में मुझे लगता है कि जब फ्रीडम मूवमेंट पर हम लोग आएंगे, तो अन्य चीज़ों के अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो घटनाक्रम है, उसको आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, या सभी घटनाओं को क्रम से सजाएं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको इन सभी घटनाओं के होने वाले वर्ष का जानकारी हो। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सांप्रदायिक घोषणा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, ये डेट याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है, नोट कर लीजिए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा घोषित किया गया था। ये घोषणा पत्र में था क्या कि दलित वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दलित वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी इस सांप्रदायिक घोषणा में। इस बात के विरोध में गांधी जी, जो इस समय यरवदा जेल पुणे में है, उस जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। अंततोगत्वा 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ उनका समझौता हुआ, जो कि पूना समझौता कहलाता है। तो 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक घोषणा, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर में, ये घटना भी आप याद रख लें। तो पहला का डेट आपके सामने आ गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला बात तो ये जान ले कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी शामिल हुए थे, और लंदन जाने के लिए जिस पानी का जहाज का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका नाम था राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू भी विशेष आमंत्रित मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे, तो ये लोग भी अलग से गए थे। कौन? मालवीय और सरोजनी नायडू, कांग्रेस के या किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, इनको व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया गया था। अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय रहे हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो खैर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो इसका डेट भी अब आपके सामने आ गया। अब देखिए दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले, और साबरमती आश्रम को इसी दांडी यात्रा के दौरान, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए त्याग दिया। 5 मई को वे दांडी पहुंचे, और अगले ही दिन 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र से नमक कानून
तोड़ने का काम किया, मतलब कि नमक बनाया और नमक कानून तोड़ने का काम किया। तो 3 का डेट आ गया। अब देखिए हम लोग साइमन आयोग का आगमन। नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था। आप सब जानते हैं इसको श्वेत आयोग कहा जाता है, क्योंकि 7 सदस्य थे और कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया था यह भी जान लीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो भारत में प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लगाई गई थी, उस द्वैध शासन की समीक्षा के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था नवंबर 1927 में। और साइमन आयोग भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। और जैसे ही ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, साइमन गो बैक और काला झंडा दिखा करके इसका बहिष्कार किया गया था। ये बातें आप जानते होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 21, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपके सामने एक मॉडल के तौर पर रखा गया है। मतलब कि खेल से संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियाँ होंगी, जैसे बहुत सारे खेल जो कॉमन है उसके विषय में हम लोग जानते हैं, बटरफ्लाई भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो अलग अलग खेलों से जो जुड़े हुए शब्द हैं उसको जरूर याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर है तैराकी। बटरफ्लाई तैराकी में इस्तेमाल होता है, ये शब्द वहीं से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। नंबर 22, विजयनगर का इतिहास किसने लिखा? कर्नल टॉड, ग्रांट डफ, जीजी स्वेल या रॉबर्ट स्वेल और कोलब्रुक? सबसे पहले सही उत्तर है सी, जीजी स्वेल, जिनको कि रॉबर्ट स्वेल भी कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसमें कि विजयनगर के इतिहास के संदर्भ में बताया था कि 4 राजवंश थे, संगम, सालुआ, तुलुआ और आरविडो वंश, और उसके हरिहर और बुक्का वाली जो पूरी कहानी थी, वो सारी कहानी जीजी स्वेल के या रॉबर्ट स्वेल की किताब में ही मिलती है। उस किताब का नाम है ए फॉरगॉटन एम्पायर। कर्नल टॉड जो है ये राजपूतों का इतिहास लिखते हैं। ग्रांट डफ जो है ये मराठों का इतिहास लिखते हैं। और कोलब्रुक ने अष्टाध्यायी और हितोपदेश का संकलन किया या उनका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, यूरोपीय भाषा में। कोलब्रुक के द्वारा अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और हितोपदेश जो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, उनका ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद कोलब्रुक के माध्यम से ही हुआ था। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 23, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किसने किया था? इतिहास से आज की वीडियो में कुछ सवाल रखे गए हैं आपके लिए। ऑप्शन देखें और सीधा आंसर पर ही आते हैं। सीधा इसका आंसर है बीडी सावरकर। और सावरकर के विषय में हम लाइव क्लासेस के दौरान या अन्य जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वहाँ बहुत सारी बातें बताई गई हैं। खुदीराम बोस के विषय में भी मैंने बता रखा है, पुलिन दास के विषय में भी, बारिंद्र घोष के विषय में भी बहुत सारा डिटेल मिलेगा आपको। बंग भंग आंदोलन, उसके बाद की घटनाओं को, वो अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। 23 का वैसे आंसर है ए, बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से है और आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके लिए इस संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन रखा था। तो आपको हर पंचवर्षीय योजना का पहले तो प्रायोरिटी याद कर लेना है, और डिफरेंट 5 ईयर प्लान के दौरान जो जो कार्य हुए हैं उसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए अब, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि सिडबी की स्थापना कब हुई, तभी आप इन विभिन्न योजनाओं में से सिडबी की स्थापना का जो काल है वो आप ढूंढ पाएंगे। तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। अब जो स्थापना हुई है तब आप उसका एरिया देख सकते हैं। मैंने बताया 1990 किस पंचवर्षीय योजना का काल है, ये देखें हम लोग। ये उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो इसी दौर में आता है, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था खाद्य एवं उत्पादकता को प्राथमिकता देना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास और रोजगार करना। 6ठी का गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार सृजन, तो रोजगार सृजन पे मुख्य फोकस था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति को प्राथमिकता दी गई थी। सिडबी की स्थापना 1992 में हुई थी, 2 अप्रैल 1992 को, ठीक है। शायद हम पहले 90 बोल दिए हैं, तो 1992 और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आएगा।
सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए इसका आखिरी सवाल देखते हैं और ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। मल्होत्रा समिति का संबंध है, सीधा आंसर पर आते हैं। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा समिति के रिकमेंडेशन पर ही निजी कंपनियों को भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिली। मल्होत्रा समिति के ही रिकमेंडेशन पर बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए 19 अप्रैल 2000 को IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया 19 अप्रैल 2000 को। इसका मुख्यालय IRDA का हैदराबाद में है। हालांकि शुरुआत में इसका मुख्यालय जो था वो दिल्ली में रखा गया था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय हैदराबाद कर दिया गया। तो 25 का सही उत्तर है ए, मल्होत्रा समिति। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि समिति से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसलिए समिति वाले पार्ट पर भी आपको जोर देने की आवश्यकता है। तो आज यहीं अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम इतिहास या फिर भूगोल से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य मुझ तक पहुंचाइए। धन्यवाद।